गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग सर? एक बार जल्दी से दोनों चैनल्स पर कमेंट करके बताइए जो लोग यहाँ पर यस जुड़े हैं अनअकैडमी कंप्यूटर साइंस से, और जो लोग गेट एकेडमी के चैनल के माध्यम से जुड़े हैं सभी को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत नमस्कार। हेलो वासु, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जल्दी से पहले कमेंट करो और मुझे बताओ ऑडियो वीडियो सभी को एकदम क्लियर है कि नहीं है सर? शार्प एकदम 11 AM पे आज हमने क्लास स्टार्ट की है और 2 दिन लगे हैं सर बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारे फंडामेंटल्स डिस्कस करने में। तो आज मौका है उस सारी इंफॉर्मेशन को, उस सारे अंडरस्टैंडिंग को भुनाने का, उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने का। हेलो साक्षी, थैंक यू सो मच बेटा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जल्दी से आज रावण को भगवान राम मारेंगे, लेकिन ट्रांजैक्शन एंड कॉन्करेंसी कंट्रोल को आप और हम मिलके मारने वाले हैं। तो बहुत जबरदस्त टॉपिक ये है और 2 दिन में बेसिक बेसिक फंडामेंटल्स हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की क्लास बहुत शानदार होने वाली है। जल्दी से आइए, कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन कौन आ गया है। हेलो आदित्य, हेलो उत्कर्ष द्विवेदी, गुड मॉर्निंग सर। हेलो शिवानी। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कुछ लोग बाहर जाते जाएंगे। देखिए, ये रोज की क्लास अटेंड करना ऑब्वियसली आसान बात नहीं है। ये टेस्ट होगा आपके विल पावर का, आपकी हिम्मत का। हो सकता है कुछ लोग बाद में रिकॉर्डिंग भी देखें। अगर आप इस क्लास को बाद में रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं तो मैं याद दिला दूं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं डेली यानी कि वीक डेज पे मंडे टू फ्राइडे यहां पर ब्रह्मास्त्र बैच हम लाइव चला रहे हैं, विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां पर अभी फिलहाल हम पढ़ रहे हैं डीबीएमएस। हमारा टारगेट है, हमारा गोल है कि गेट 2023 से पहले समय रहते सिलेबस पूरा किया जाए, अंडरस्टैंडिंग को नेक्स्ट लेवल पहुंचाया जाए और आपको अनेबल किया जाए, आपको एम्पावर किया जाए एक शानदार स्कोर करने का। आई नो इट्स अ फेस्टिवल डे, कुछ लोग हो सकता है ट्रैवल कर रहे होंगे, कुछ लोग हो सकता है बिजी हो, बट अगर पॉसिबल है बेटा तो मैं चाहता हूं कि आप यहीं पे आइए। सर कम्युनिटी सेक्शन में वी कॉन्ट गेट पीडीएफ एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। यू कैन मोहित, यू कैन। मैं दोबारा बता रहा हूं, मैंने पूरे ट्रांजैक्शन के पीडीएफ नोट्स अपलोड कर दिए हैं जिसमें सारे थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। करना क्या है मैं दोबारा से बता रहा हूं, आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है। सब लोग ध्यान से सुने, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है, देन उसके अंदर आपको जाना है, मेरी प्रोफाइल सर्च करना है। अभी बता रहा हूं, मेरी ध्यान से सुनो मेरी बात। उसके अंदर आपको मेरी प्रोफाइल सर्च करना है, संचित जैन। यस, आज सुबह ही मैंने अपलोड किए हैं। हो सकता है अगर कुछ लोगों ने फॉलो किया और नोटिफिकेशन नहीं आया तो भी बता रहा हूं, फिर से कोशिश करिएगा, नहीं तो जैसे मैं बोला मैं स्क्रीनशॉट से आपको समझाऊंगा। तो मेरी प्रोफाइल आप सर्च करेंगे संचित जैन, उसके अंदर कम्युनिटी में आप मुझे फॉलो करेंगे एंड देयर वहां पे डीबीएमएस ट्रांजैक्शन के नाम से आपको पूरा नोट्स मिलेगा, विच हैव मोर देन अराउंड विच हैव अराउंड 300 स्लाइड्स, जहां पे एक एक टॉपिक, एक एक आइडिया बहुत शानदार तरीके से इन डेप्थ मैंने कंप्लीट किया है। यस, तो टेंशन छोड़ दो आप। अगर यहां से आप एक्सेस नहीं भी कर पाए तो मैं और किसी तरीके से व्हाट्सएप, टेलीग्राम, यूजिंग सम अदर मेथड आप तक पहुंचा देंगे। नो डोंट वरी, अभी भाई खुद खड़ा है तो कोई टेंशन क्या ले रहे हो। ठीक है सर, चलिए तो मैं जल्दी से मुद्दे पे आता हूं। एवरीबडी गेट्स रेडी। और कल जो हमने काम किया था वो था ट्रांजैक्शंस का फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग समझने का। तो कन्फ्लिक्ट सिरियलाइजेबिलिटी क्या है ये बात हमने समझी थी, एक बार जल्दी से याद दिला रहा हूं। जरा देख के बताओगे, कमेंट करके बताओ, दो ट्रांजैक्शन आपको नजर आ रहे हैं, 1 नंबर और 2 नंबर। बताओ दोनों में से कौन सीरियल है, कौन नॉन सीरियल है, दो शेड्यूल बल्कि मुझे बोलना चाहिए। देखिए टाइम सर, मुझे बताइए।
तो बताइए दोनों में 1 नंबर और 2 नंबर में कौन सीरियल शेड्यूल है, कौन नॉन सीरियल शेड्यूल है? सर जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाएगी बच्चे कम होते जाएंगे, एंड दैट्स अ प्रूवन फैक्ट। यही तो इस बात को समझाता है कि कितने लोग को सीरियसली प्रिपेयर करना है, कितने लोग को बातें पेलनी है। तो प्रॉब्लम कंटेंट की नहीं है, प्रॉब्लम कॉस्ट की नहीं है, प्रॉब्लम इंटेंट की है। पढ़ने का इंटेंट भी है कि नहीं है। यस आदित्य बेटा रिफ्रेश करो एक बार, आई थिंक सबको ऑडियो आ रहा है तो आपको भी आना चाहिए। हाँ ओके तो ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा। फर्स्ट वाला इज अ नॉन सीरियल शेड्यूल। कल मैंने आपको डेफिनेशन समझाया था। नॉन सीरियल का अंडरस्टैंडिंग क्या है? जब एक शेड्यूल, एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुए बिना हम दूसरा ट्रांजैक्शन स्टार्ट करें, फिर कॉन्टेक्स्ट स्विच करें, फिर तीसरे पे जाएं, नाउ दिस इज एन आइडिया ऑफ नॉन सीरियल शेड्यूल। प्लीज फॉलो। देखिए आप फॉलो कर पा रहे क्या? एक फिर दूसरा फिर दूसरा फिर दूसरा, लाइक दिस। ऑन द कॉन्ट्ररी यहां देखेंगे जब एक शेड्यूल कंप्लीट किया और फिर दूसरे पे पहुंचे तो ये कौन हुआ बताओ जल्दी? जब एक कंप्लीट करके दूसरे पे पहुंचते हैं, नाउ दिस इज एन आइडिया ऑफ सीरियल शेड्यूल। सो दिस इज नॉन सीरियल, दिस इज सीरियल। जल्दी से कंक्लूड कर रहा हूं पूरा आइडिया। तो हमें समझ ही आया था सर कि अगर हमें नॉन सीरियल का मजा लेना है लेकिन कंसिस्टेंसी के दायरे में रह के, कंसिस्टेंसी के पैरामीटर में रह के, तो हमें कुछ भी करके ये प्रूफ करना पड़ेगा दैट दिस नॉन सीरियल शेड्यूल इज इक्वल टू दिस सीरियल शेड्यूल। क्योंकि सीरियल शेड्यूल हमेशा हमेशा कंसिस्टेंट होगा। अगर शेड्यूल सीरियल है तो कंसिस्टेंट होगा। अगर मैं प्रूफ कर पा रहा हूं कि ये नॉन सीरियल भी सीरियल के बराबर है तो मैं इनडायरेक्टली प्रूफ कर पा रहा हूं कि नॉन सीरियल भी क्या है सर? कंसिस्टेंट है। मैं प्रूफ कर पा रहा हूं दैट दिस नॉन सीरियल इज ऑल्सो कंसिस्टेंट, है ना? और ये प्रूफ हमने कैसे किया? बाय स्वैपिंग ऑफ नॉन कंफ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस। नॉन कंफ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस को स्वैप करके, जैसे विद योर परमिशन आपसे पूछ रहा हूं, क्या यहां पर रीड ए राइट ए को मैं ऊपर लेके जा सकता हूं क्या? रीड बी राइट बी को, और इधर रीड ए राइट ए को नीचे ला सकता हूं क्या? बोलो जल्दी से कमेंट करके बताओ। कैन आई स्वैप? यस, बिकॉज क्या ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं आपस में कंफ्लिक्ट कर रही है क्या? नहीं कर रही। 3 कंडीशन बताई थी। कोई है ऐसा मेरा विद्यार्थी, प्रॉपर चेला, जो तीनों कंडीशन बता दे? when can we say sir the two instructions are conflicting with each other? कब बोल सकते हैं? Instructions are conflicting with each other. वेरी गुड, वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड, सही लिख रहे हो। फर्स्ट, different transaction same data value and at least one of them should be right instruction. Different transaction same data value and at least one of them should be a right instruction. And if you see here, there you see different transaction, but do they operate on same data value? No sir. Here transaction T1 is operating on B and transaction T2 is operating on A. देखिए सर गौर से, T1 जो है वो काम कर रहा है किस पर? वो काम कर रहा है बी पे, और T2 काम कर रहा है ए पे। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। देखिए ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? यस, वेरी गुड। तो इनको मैं स्वैप कर सकता हूं, ठीक है। क्वेश्चन ट्राई करेंगे सर। ये क्वेश्चन सॉल्व किया था कल हमने, एक इससे पहला एक और बेसिक क्वेश्चन। लुक एट दिस नाउ। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्लास ऑफ क्वेश्चन है बट बड़ा रीसेंट है। कब पूछा गया? 2020 में, गेट 2020। इट्स 2 मार्क क्वेश्चन। देख लेते हैं सर किसमें कितना एकदम मजा आ जाएगा। क्या डायरेक्ट सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट सिरियलाइजेबिलिटी पूछ रहा है जो कि आमतौर पे पूछा करता है, या कुछ अलग अंडरस्टैंडिंग है तो क्या है? एक एक करके ऑब्जर्व करिए और मुझे बताइए। मैं अपना काम बहुत सारा कर चुका हूं। आज की क्लास में सर आपका काम ज्यादा है, मेरा काम कम है। वेरी गुड। आज की क्लास में आपका काम ज्यादा है सर, मेरा काम कम है। क्वेश्चन बहुत अच्छे से रीडेबल है। जो लोग YouTube पे देख रहे हैं, मतलब लैपटॉप या डेस्कटॉप पे देख रहे हैं,
एक बार क्वालिटी इंप्रूव कर लीजिएगा, बिकॉज बाय डिफॉल्ट हो सकता है आपको 144 या 360 पे दिखा रहा हो, बट मैं स्ट्रीम कर रहा हूं 1K पे, तो आपको बहुत अच्छा क्वालिटी मिलना चाहिए। जो लोग फोन पे देख रहे हैं वो भी क्वालिटी चेक कर सकते हैं। हाँ सर, बहुत आराम से, बहुत प्यार से, वन बाय वन पैटर्न देखना, आंसर बताना है। हिमांशु बोल रहे हैं ए, वेरी गुड। बी एंड डी इज क्रिटिकल और इज कंफ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, ऐसा पूछ रहे हैं। क्वेश्चन भी पढ़ना बेटा ध्यान से, ये भी देखना कि एग्जामिनर आखिर पूछ क्या रहा है। ऐसा तो नहीं है वो कुछ और पूछ रहा और हम कुछ और आंसर कर रहे हो। हर चीज जब एकदम सिंक में होगी तब आंसर कर पाओगे। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बोलता हूं आमतौर पे ना, किसी क्वेश्चन में पावर, जान सिर्फ तभी तक है जब तक वो सॉल्व नहीं हुआ बेटा। अगर क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो खत्म हो गया। अभी ये इतना अच्छा क्वेश्चन है, गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वैसे ही लिमिटेड है। एक बार अगर आपने जल्दीबाजी करके इसका सॉल्यूशन देख लिया तो फिर उस क्वेश्चन की जान खत्म हो गई, समझो, इजंट इट? फिर कोई मतलब थोड़ी है। तो जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, ये अच्छी बात है, आपको उसके साथ समय बिताना है, देखना है वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, फिर उसको टैकल करना है। ठीक है ना? विद योर परमिशन, काफी लोग ये बोल रहे हैं, कुछ लोग अलग बात भी बोल रहे हैं। मैं एक एक करके पढ़ता हूं, ऑब्जर्व करता हूं, जहां कुछ गलती हो, कुछ समझ नहीं आए, मुझे बताना। क्या लिखता है? कंसीडर अ शेड्यूल ऑफ ट्रांजैक्शन T1 एंड T2। तो देर आर मल्टीपल शेड्यूल्स, बल्कि एक्चुअली शेड्यूल ये गिवन था, है ना, दिस इज ए शेड्यूल एस, जहां पे दो ट्रांजैक्शन है T1 T2, where Rx stands for read X and Wx stands for write X. Which of the following schedule is conflict equivalent to above schedule? इसमें से कौन सा शेड्यूल है जो कंफ्लिक्ट इक्विवेलेंट है इस शेड्यूल के? तब देखो ध्यान से समझना आइडिया क्या है। कंफ्लिक्ट इक्विवेलेंसी का क्या मतलब है? ये थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन था सर। दिस क्वेश्चन इज नॉट अबाउट कंफ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी। द आइडिया इज, क्या मैं देखो, जब भी स्वैप करने की बात आएगी, क्या हम कभी भी कंफ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस को स्वैप कर सकते हैं? क्या नहीं। कंफ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस को कैसे स्वैप करेंगे? सो आइडिया क्या है? आइडिया ये है, कैन वी स्वैप नॉन कंफ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस, कैन वी स्वैप नॉन कंफ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस इन ऑर्डर टू कन्वर्ट वन शेड्यूल टू अनदर? अगर हम ऐसा कर पाए तो जो शेड्यूल है वो कंफ्लिक्ट सीरियलाइजेबल कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आप में से बहुत सारे लोगों ने बोला है ए, तो लेट मी स्टार्ट विद ए ओनली। अब यहां पर देखिए, एक एक करके कोशिश करते हैं, इसको इधर या उसको इधर लेके आते हैं, एक ही बात है, बल्कि उसको इधर ले आते हैं। तो यहां देखो, गौर से देखना, ए में रीड बी, राइट बी, रीड डी सबसे ऊपर लेके चले गए। अब यहां पर गौर करिए, ये बी और डी है और ये दोनों इंस्ट्रक्शन सी पे काम कर रहे हैं। तो ये बात आप आई थिंक ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आएगा। ठीक है, मैं इन तीनों को ऊपर लेके जा सकता हूं और ये तो नीचे, ये पहले इन दोनों को नीचे ला सकता हूं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों इंस्ट्रक्शन है सर, ये ए और सी पे काम कर रही है, जबकि ये तीनों इंस्ट्रक्शन बी और डी पे काम कर रही है, तो ये आपस में कंफ्लिक्टिंग नहीं है। हाँ, हेलो उत्सव, लेट हो गया आज। और अगर कंफ्लिक्टिंग नहीं है तो स्वैप करने में किसी को सर कोई डाउट, कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। गौर करिए, उसके बाद एक काम और किया है कि ये सी को नीचे ले गए
और बी पर जो ऑपरेशन था राइट ऑपरेशन उसे ऊपर ले आए, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज एक बी पे काम कर रहा है एक सी पे काम कर रहा है, तो ये कंफ्लिक्ट भी किया जा सकता है सर, दिस शुड ऑल्सो बी नॉट अ प्रॉब्लम। इन दैट केस मुझे नहीं लग रहा कि सर इधर कोई डाउट कोई परेशानी होनी चाहिए। तो बात बिल्कुल ठीक है कि ए से या ए में अगर मैं कंफ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस को छोड़कर नॉन कंफ्लिक्टिंग को स्वैप करूं तो ए को इस शेड्यूल एस में या इस शेड्यूल को ए में कन्वर्ट किया जा सकता है। ध्यान से पहले पूरी बात देखिए समझिए, मुझे बताइए आपको पॉइंट फॉलो कर पा रहे हैं क्या? मैं याद दिला रहा हूं सर, क्या ये क्वेश्चन कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी के बारे में था? नहीं। अच्छा टेम्पल गए थे, कोई बात नहीं सर, दिस क्वेश्चन वाज नॉट अबाउट कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी, प्लीज अंडरस्टैंड। ये क्वेश्चन कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी में नहीं था, ये क्वेश्चन कन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट पे था। एक को दूसरे के इक्वल प्रूफ कर सकते हैं क्या? अच्छा कुछ लोगों ने डी भी आंसर बोला था ना, चलो एक बार डी के साथ ऑब्जर्व करके देखते हैं क्या डी भी सही आंसर है। डी पे गौर करिएगा, नाउ लुक एट डी। यहां देखो अब डी ने तो सीरियली बना दिया ना, इन तीनों को पकड़ के ऊपर ले गया। तो मैं बहुत लंबी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपसे 2-3 बात पूछना चाहता हूं। देयर यू सी, क्या ये राइट सी और रीड सी के बीच में कंफ्लिक्ट है कि नहीं है? सर 100% कंफ्लिक्ट है। डिफरेंट ट्रांजैक्शन सेम डेटा वैल्यू एटलीस्ट वन ऑफ देम इज राइट इंस्ट्रक्शन, इट्स अ क्लियर कट केस ऑफ कंफ्लिक्ट। और अगर कंफ्लिक्ट है तो फिर यहां देखिए इनके बीच में स्वैप कैसे हो सकता है? यहां पे रीड ऊपर चला गया राइट नीचे आ गया, पूरा पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? तब इनके बीच में स्वैप नहीं हो सकता, तो डी गलत है सर, डी इज रॉन्ग। फॉलो कर पा रहे हैं? ये क्वेश्चन क्लियर है तो जल्दी से वाई 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 यस 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 कमेंट कर दो भाई। अगर ये क्वेश्चन क्लियर है जल्दी से कमेंट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे, मैंने कल भी होमवर्क में आपसे बोला था बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप गेट एग्जाम से, मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आप गेट एग्जाम से 1 घंटा पहले मेरे पास आए, ओनली 1 आवर बिफोर द एग्जाम, सर कुछ भी नहीं पढ़ा कुछ बता दो एटलीस्ट वी कैन ट्राई, मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा आपको। पहला सीपीयू शेड्यूलिंग और दूसरा कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी, दिस इज दैट इंपॉर्टेंट। लगभग लगभग हर साल ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसको सॉल्व नहीं करने का है ना कोई कारण होना नहीं चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो बात समझ आएगी। ये हमने कल कर लिया था, ये ट्राई करिए। ओरिजिनली ये क्वेश्चन पूछा गया गेट 2014 में फॉर 2 मार्क्स, फिर जैसी परंपरा है इस क्वेश्चन को नेट वालों ने वर्ड बाय वर्ड रिपीट किया 2018 में। 4 शेड्यूल है, आपको पहले टेबल में कन्वर्ट करना है, उसके बाद सॉल्व करना है। आप इसमें 3, 4, 5, 6 मिनट भी लेंगे तो चलेगा, 6 मिनट तक भी जा सकते हैं। हालांकि इंडिविजुअल शेड्यूल आसान है, बट वही है कि कोई गड़बड़ ना हो जाए, कोई गड़बड़ ना हो जाए। बात अगर समझ ला रही हो, अगर कंटेंट आप फॉलो कर पा रहे हैं, हालांकि आप बहुत प्यार दे रहे हैं, मैं हाथ जोड़ के आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं, बट सेशन को लाइक जरूर करिएगा, भूलिएगा मत सर। बाद में हमारे लिए वही फीडबैक रहता है। टीम में जो लोग हैं जो जज करेंगे कि सेशन अच्छे चल रहे कि नहीं चल रहे, बच्चे आ रहे कि नहीं आ रहे, और आगे क्लास चलानी है कि नहीं चलानी है, इसी बात पर निर्भर करता है ना। तो सेशन को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिए, और यहां पर आइए सर, अभी बताओ क्या चाहिए? फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्लस से और इंपॉर्टेंट टाइम निकाल कर रोज लाइव आपके पास आ रहे हैं सर। अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? भी कोई बहाना बचा है क्या? बोलो ना। एक एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको यहाँ पे लगवा रहे हैं, सॉल्व करा रहे हैं सर, तो अब तो करना चाहिए। अब नहीं करेंगे तो फिर बस मान लो कि मन ही नहीं था, बाकी सब तो बकवास था। नहीं, अब भी अगर नहीं कर रहे तो इसका मतलब तो करना ही नहीं था। तो थोड़ा सा समय लीजिए, मैं परेशान नहीं करूंगा, जल्दी से 1 बाय 1 बेटा टेबल बनाओ, मुझे इसका आंसर बताओ। दशहरा आज हम मनाएंगे इस क्लास के अंदर,
ओके, वेरी गुड। तो अर्जुन चौरसिया हमारे मित्र सबसे पहले आंसर करके बता रहे सर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके अर्जुन। हिमांशु सिंह कह रहे हैं डी इज द करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन देख के समझ ही आ रहा है कि कोई एक ही है जो शायद कन्फ्लिक्ट सिविलाइजेबल होगा, बट वो कौन है ये पता लगाना है। हेलो सम्राट, थैंक यू सो मच सर, आपको भी दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बुराई पे सच्चाई की विजय का त्योहार है दशहरा, तो अपने अंदर के आलस को, बुराई को निकालिए, उससे बाहर निकलिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की सर कोशिश करिए। काशिफ आलम भी यहां पर डी कह रहे हैं। हमारे गेट एकेडमी वाले बच्चे जीपी पाइथन नोट्स ऑलरेडी मैं दे चुका हूं, बताऊंगा। अबे कोई आंसर भी तो बताओ क्वेश्चन का। भाई खुद खड़ा हुआ है जीता जागता नोट्स, क्वेश्चन सॉल्व हो तो मजा आए ना भाई। पचास क्वेश्चन सॉल्व करने से नहीं होगा सर। क्या एक क्वेश्चन को इतना अच्छे से समझा जा सकता है क्या कि उस बेस पे फर्दर 50 क्वेश्चन सॉल्व कर दो आप। ये इंपॉर्टेंट है, काउंट बढ़ाने से कुछ नहीं होता। अंडरस्टैंडिंग कंसोलिडेशन, ये मैं क्या देख रहा हूं, वाह। डी वाले लोगों की संख्या यहां पर बड़ी तेजी से इंक्रीज होती नजर आ रही है। राहुल ये भी कह रहे हैं कि बाकी सब में लूप है। ओके राहुल, अभी इन्वेस्टिगेट करते हैं सर, एक एक पैटर्न वन बाय वन बहुत अच्छे से शानदार तरह से इन्वेस्टिगेट करेंगे, उस पर काम करेंगे तो क्लैरिटी आएगी सर, डोंट वरी। ठीक है, तो मैं अपनी कुछ जो मैंने योगा और मेडिटेशन से कुछ शक्तियां हासिल की हैं उनसे पहले मैं जल्दी से टेबल बना देता हूं। बो चलिए, आई होप आप सभी ने टेबल बनाया होगा, मैच करिए। एकदम सेम टेबल नजर आ रहा है क्या ना? विद योर परमिशन अब गौर से देखिएगा, अंडरस्टैंडिंग चाहिए सर, नोट्स नहीं चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए। ना विद योर परमिशन ध्यान से देखकर मुझे बताइए बात समझ आती है क्या। ऊपर से नीचे जाना है जैसे हमने पहले भी ट्राई किया, रीड एक्स। अच्छा, एवरी ऑपरेशन इज ऑन एक्स ओनली, नो? यस, तो कोई क्लैश है क्या? देन यू से दिस इज रीड बट दिस इज राइट। सो T1 to T2 देयर इज अ क्लियर कट डिपेंडेंसी सर, गौर करिए। Different transaction, same data value, at least one of them is a right operation, it's a clear cut dependency. Then there you see 2 to 1, कहानी खत्म, पैसा हजम। आगे बात करने की जरूरत है क्या? ये लो, यही दोनों एक दूसरे से टकरा गए, लड़ गए और बन गया लूप। तो आगे मुझे जानने की जरूरत नहीं है, कोई बहस करने की जरूरत नहीं है। there's a loop, there's a cycle, इसमें भी कंफ्यूज मत हो जाना। अगर लूप या साइकिल है तो इसका मतलब शेड्यूल कन्फ्लिक्ट सिरियलाइजेबल है कि नहीं है? हाँ, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? अगर लूप या साइकिल है तो इसका मतलब शेड्यूल कन्फ्लिक्ट सिरियलाइजेबल नहीं है। सो ये एलिमिनेट कर देता हूं। बी, कुछ लोगों ने आंसर किया था, आपकी परमिशन चाहता हूं, आपका साथ चाहता हूं, और अब जरा बी पे काम कर लेते हैं। नाउ लुक एट दिस, ट्रांजैक्शन T1 रीड एक्स, राइट राइट राइट, इधर तो कोई रीड है नहीं, इधर राइट है, तो T2 ने सीधा मौका मिलते फायर किया है T1 की तरफ। ये लो भाई, मेरी डिपेंडेंसी है, मैं तुमसे पहले रन करूंगा। देयर यू सी अ कॉन्फ्लिक्ट हैपनिंग हियर। तीनों नियम जल्दी से पढ़ लो। डिफरेंट ट्रांजैक्शन, सेम डेटा वैल्यू, वन ऑफ देम इज अ राइट इंस्ट्रक्शन।
यस, वेरी गुड। अगला पॉइंट देखिए जरा, ऊपर से नीचे चल रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। now दिस इज रीड एंड दिस इज राइट। डू यू सी अगेन अ कंफ्लिक्ट बैक टू बैक? ए ने अपनी वन ने अपनी मौत का बदला लिया, टू पे फायर किया है। हाँ, और ये बन गया साइकिल। साइकिल बना बना तो इसे प्रणाम करिए, उसको समझाइए कि भैया तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम कन्फ्लिक्ट सिविलाइजेबल नहीं हो। एक सीक्वेंस में अरेंज होना था जो नहीं हो पा रहा है, क्षमा करिए इसको। तो बी यहां पे बाहर हो जाता। किसी बच्चे ने बी आंसर किया था, बेटा एक बार देखना जो भी गलती है फॉलो कर पा रहे हो क्या अभी? ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं नॉलेज बिल्डिंग के लिए, अपने आप को जज मत करिएगा इससे कि हो मुझसे गलत हो गया मेरा क्या होगा, हाँ हाँ ही हो वो सब नहीं। यस, इधर आओ, हम सीख रहे हैं सर, सीखते हुए तो गलती करेंगे। हाँ, जो उसी गलती को मूर्ख बन के बार बार रिपीट करता रहे वो गलती है फिर, है ना? आइए इधर आइए, मेरे साथ मेरी मदद करिए, मुझे दिखाइए सर कहां कंफ्लिक्ट हो रहा है। तो T3 तो यहां दोनों पर फायर कर रहा है, नहीं तो T3 ने तो अपना काम कर दिया सर, बट इससे साइकिल नहीं बनेगी। अब ये जो रीड एक्स है ये भी कंफ्लिक्ट करेगा, तो T2 भी कंफ्लिक्ट करेगा T1 की तरफ, अभी भी साइकिल नहीं बनी। साइकिल बनेगी। अब यहां पर लग रहा है 1 और 2 तो खानदानी दुश्मन है, घूम फिर के अल्टीमेट साइकिल 1 और 2 के बीच में ही बन रही है। गौर जाऊंगा आप सभी का। हाँ, तो मान लो इस बात को कि फाइनली 4 में से 3 एलिमिनेट हो गए हैं, तो जरूरत नहीं है। एंड नाउ यू सी द ट्रिक पार्ट ऑफ इट। मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों ने इस बात पे ध्यान दिया होगा। इतना आसान क्वेश्चन ये था, 2 नंबर में गेट में पूछा गया, फिर नेट में रिपीट है। डोंट यू सी S4 इज ऑलरेडी सीरियल सर? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 30 सेकेंड्स लगने थे। ध्यान दो ना यार इस बात पे। डोंट यू सी दैट शेड्यूल S4 हियर इज ऑलरेडी सीरियल सर? अभी अगर वो ऑलरेडी सीरियल है, उस पर क्या करूं मैं? उस पर फर्दर कुछ काम करने की, उसको कंफ्लिक्ट सिरियलाइजेबल प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी ऑलरेडी नो इफ अ शेड्यूल इज सीरियल देन इट मीन्स इट इज कंफ्लिक्ट सिरियलाइजेबल। बोलो हाँ के ना? If a schedule is serial, then it means it is conflict serializable, isn't it? With your permission, पूरा पैटर्न देखिए, आइडिया देखिए, बात समझ आ रही है तो मुझे बताइए, और मानिए इस बात को करेक्ट आंसर डी है। हर एक सही क्वेश्चन से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होनी चाहिए। अगर वो हो रहा है तो मुझे बताओ। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहां पर इतना समय बिता रहा हूं और आपको समझा रहा हूं कि इस टॉपिक पे जितना काम किया जाए सर उतना कम होगा, जितना काम किया जाए उतना कम होगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोगों की भूख शांत नहीं हुई? कॉन्फिडेंस फील करने के लिए, इस बात पे मोहर लगाने के लिए कि सर हो गया कॉन्फ्लिक्ट सिविलाइजेबिलिटी, आगे बढ़ते हैं। एक आध और क्वेश्चन चाहिए आपको, ट्राई करोगे? प्रॉब्लम ये है सर कि इतनी तपस्या इस टॉपिक पे मैं कर चुका हूं, क्वेश्चन का एक बड़ा जखीरा, और हर क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग आइडिया, हर क्वेश्चन कुछ सिखा के जाता है, तो बड़ा सारा पैटर्न हमारे पास है। इधर आपका ध्यान चाहूंगा। चलिए फिर से एक मौका देता हूं। अगेन, जैसी कि परंपरा है, ओरिजिनली ये क्वेश्चन पूछा गया गेट 2007 में फॉर 2 मार्क। हेलो चेतन सर, गुड मॉर्निंग। 2007 में 2 मार्क में क्वेश्चन पूछा गया और फिर उसको रिपीट किया गया 2017 में, 10 साल के बाद। नेट वालों ने बैक टू बैक पूछ लिया। यहां शेड्यूल 2 ही है, तो उम्मीद करता हूं आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। कोशिश करिए, वेरी गुड।
क्या बात है। काशिफ, प्रथमेश, राहुल, उत्सव, विक्रम, हिमांशु, अर्जुन, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पर बोल रहे हैं सी। आदित्य, मोहित, सौरभ, बहुत अच्छा। तो मुझे लग रहा है कि जिस कॉन्फिडेंस की जरूरत थी, जो कहीं थोड़ा थोड़ा लैग कर रहा था, वो कॉन्फिडेंस आई थिंक वापस आ रहा है। हाँ सर। गेट एकेडमी वाले बच्चे आंसर नहीं कर रहे क्या भाई? जल्दी से बताओ। अच्छा, अभी किया, लेकिन अलग अलग आंसर आ रहे हैं। कुछ लोग सी कर रहे हैं, कुछ ए कर रहे हैं, कुछ बी कर रहे हैं, कुछ डी कर रहे हैं। वाह। किसी क्वेश्चन पे अगर कमेंट पे चारों आंसर आ रहे हैं, तो ये थोड़े दुख की बात भी है, थोड़े खुशी की बात भी है। दुख की बात ऐसे कि अभी भी इसका मतलब कुछ कसर बाकी है, कुछ काम अभी और करना है। और खुशी की बात ऐसे कि इसका मतलब क्वेश्चन अच्छा था कि हर बच्चे को इतना कंफ्यूज कर पाया। एग्जामिनर ने ऐसा क्वेश्चन बनाया कि हर ऑप्शन पे कुछ ना कुछ वोट आया है ना? ये एक अच्छी बात भी तो है। चलिए, इसी अप्रोच के साथ, इसी आइडिया के साथ कहानी शुरू करते हैं और एक एक करके काम करते हैं सर। फिर जो डाउट, जो कंफ्यूजन होगा, आप बताएंगे। लेट मी स्टार्ट विद दिस आइडिया। और वही अपनी शक्तियां यूज करता हूं। और ये लीजिए दोनों टेबल हमारे साथ। पहला, अब यहां पे अच्छी बात क्या, पहली बात तो ट्रांजैक्शन भी, शेड्यूल भी दो ही थे। दूसरा, दोनों के अंदर ट्रांजैक्शन भी दो दो लिया है, आसान कर दिया हमारे लिए। तो लेट मी टेक टू शेड्यूल, टू वर्टिसेस सर, 1 और 2। शुरू करता हूं। भाई यू सी रीड एक्स, क्या एक्स पे कोई राइट ऑपरेशन है? जी नहीं। रीड वाई, क्या वाई पे राइट ऑपरेशन है? बिल्कुल है। सो दे यू सी अ क्लैश। सो ये आ गई डिपेंडेंसी। तो 1 से 2 पे यहां पे क्लियर कट देखिए लाइन नजर आ रही है। अभी जरा 2 से 1 की तरफ ऑब्जर्व करते हैं। एंड दे यू सी, यहां देखिए ध्यान से, रीड एक्स एंड राइट एक्स, ये क्लियर कट डिपेंडेंसी है सर। मुझे तो साइकिल नजर आ गई। इतना सिंपल केस, इतना सिंपल केस, इसमें कोई बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बात की नहीं गई है। मुझे तो क्लियर कट साइकिल नजर आ रही है। और साइकिल है, अगर साइकिल है तो भला कन्फ्लिक्ट सिरियलाइजेबल कैसे होगा सर? कन्फ्लिक्ट सिरियलाइजेबल नहीं होगा। कम से कम वो ऑप्शन बाहर कर दें जो कि S1 को कन्फ्लिक्ट सिरियलाइजेबल बता रहे हैं, और वो ऑप्शन मुझे नजर आ रहे हैं सर ए एंड बी। सो ए एंड बी को कन्फ्लिक्ट सिरियलाइजेबल बता रहा है, सो दैट मस्ट बी एलिमिनेटेड। यस। सी और डी की बात कर ले। नाउ लुक एट हियर अगेन। लेट मी हैव टू शेड्यूल 1 and 2। अब गौर चाहूंगा आपका। उधर हमने बना के रखा है रीड एक्स, कोई राइट ऑपरेशन है? जी नहीं। देन हमारे पास रीड एक्स राइट ऑपरेशन है, तो T2 से T1 पर कोई एज है, बट आगे आप देखोगे तो T1 से T पर फर्दर कोई एज नहीं है। सो दे यू हैव अ सीरियलाइजेबिलिटी ऑर्डर। इसका मतलब S2 कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ सर? आई थिंक देन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि डी तो S2 को भी मना कर रहा है, तो उसको भी आप बाहर कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग सी आंसर कर रहे थे, सी करेक्ट है। जिन लोगों ने कोई और आंसर किया, प्लीज गो एंड क्रॉस चेक और देखिए जो भी गलती आप कर रहे थे अभी उसे फॉलो कर पा रहे हैं क्या? 1 by 1, वैल्यू बाय वैल्यू।
हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, और धीरे धीरे हमें सर क्लैरिटी मिल रही है। हाँ सर, आप सभी से पूछना चाह रहा हूं, सभी का ध्यान चाह रहा हूं। एवरीबडी इज फॉलोइंग दिस आइडिया सर? पक्की बात? बहुत अच्छे। ये तो कॉमन सेंस क्वेश्चन है, वैसे ये ट्राई करोगे? अब हर क्वेश्चन पूरी बात सॉल्व नहीं कराएगा आपसे, कुछ क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं कॉमन सेंस, जरा ये ट्राई करना। इनको मैं बोलता हूं ट्रिक क्वेश्चन। ट्रिक क्वेश्चन, इसको ऑब्जर्व करो, इसका आंसर बताओ। दिस इज गेट 2012, अ 2 मार्क क्वेश्चन। दिस इज गेट 2012, a 2 mark question. इसका आंसर बताएगा कोई? वेरी गुड। मोहम्मद काशिफ आलम बोल रहे हैं बी। प्रथमेश, अच्छा ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि एक ने बोला बी या एक ने बोला सी तो बाकी ने सोचा यार ठीक ही बोल रहा होगा? सर गेट में ये काम नहीं करता है। कभी कभी किसी एक ने बोला, हम उसे देख के आंसर करने लगते, बाद में समझ आता है कि सभी गलत बोल रहे थे। तो जो भी आंसर आप करें, नहीं ठीक है, अपना दिमाग लगा लेना। वैसे भी इस क्वेश्चन में हार्ड वर्क नहीं चाहिए सर, स्मार्ट वर्क चाहिए। दिस क्वेश्चन इज अबाउट हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। फर्स्ट ऑपरेशंस आर नॉट कंफ्लिक्टिंग, विंटर क्लास बोल रहे हैं। चलिए मैं कोशिश करता हूं। कंसीडर द फॉलोइंग 2 ट्रांजैक्शंस विद डेटा आइटम पी एंड क्यू इनिशियलाइज टू 0। वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपकी क्या वैल्यू है और उससे क्या चेंज होगा उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार फिर भी ट्रांजैक्शन पढ़ता हूं। कह रहा है रीड पी रीड क्यू, इफ पी इज 0 देन क्यू इज इक्वल टू क्यू प्लस 1 एंड देन राइट क्यू। पहले आपकी एक परमिशन चाहता हूं और ये समझना चाहता हूं कि जो थर्ड इंस्ट्रक्शन है, क्या ये मेरे लिए कंसेप्चुअली इंपॉर्टेंट है या ये रिडंडेंट यूजलेस डेटा है, सिर्फ मुझे कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया है? प्रोग्रामिंग लॉजिक वाइज आप क्या एग्जीक्यूट कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, मेरा क्या लेना देना इस बात से भाई? आप गौर करिए, मुझे बताइए। डेटाबेस के हिसाब से सिर्फ 2 ही ऑपरेशन कंसीडर करते हैं हम, कौन कौन से बोलो सर? डेटाबेस के हिसाब से तो 2 ही ऑपरेशन, आइदर वी रीड और वी राइट। बाकी जो भी है आप तो सीपीयू में कर रहे हो ना, डेटाबेस का भले उससे क्या लेना देना है? बताओ हाँ कि ना? सर डेटाबेस का इस बात से कोई लेना देना नहीं है। सो कैन आई से दिस इज एक्चुअली T1 एंड दिस इज एक्चुअली T2? पहले तो इतना बता दो, जरा यस कमेंट लिख के बताना। वाई 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 वाई, कमान एवरीबॉडी, ये बात पहले क्लियर हो जाए तब आगे बढ़ूंगा सर। दिस वाज ए ट्रिक क्वेश्चन, बच्चों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हाँ, क्या ये क्वेश्चन देखो, जैसे मैंने पहले भी बताया, गेट वाले क्लियर कट बोलते हैं कि वो एग्जाम में ना 4 तरह के क्वेश्चन पूछते हैं।
हाउ मेनी टाइप्स? 4 टाइप्स। कौन कौन से? पहला क्वेश्चन होता है रिकॉल टाइप। मैं वो नहीं बोल रहा आपसे कि वो फिल इन द ब्लैंक है कि मल्टी चॉइस है कि मल्टी सेलेक्टेड, नहीं, 4 डेप्थ है। फर्स्ट इज रिकॉल, जहां पर वो जानता है कि वो कुछ रॉकेट साइंस नहीं पूछ रहा आपसे, फॉर्मूला बेसिक चीज आपको याद होगी, आप आंसर करोगे। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज कॉम्प्रिहेंशन, जहां पर समझना पड़ेगा, बहुत ज्यादा नहीं, तो एक फ्रेमवर्क देगा, उसको आप समझोगे एंड देन यू सॉल्व इट। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज एप्लीकेशन, जहां पर समझना पड़ेगा, फिर उस समझ को इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। दैट इज थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये सॉलिड क्वेश्चन होंगे सर, 1 नंबर समझने का और 1 नंबर इस्तेमाल करने का, आमतौर पे 2 नंबर वाले क्वेश्चन मिलेंगे। एंड देन फोर्थ एंड फाइनल टाइप विच आर लेवल 4 क्वेश्चन, जो गेट में एक भी आप करो तो यू नो दैट मस्ट बी सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, अचीवमेंट, इज एनालिसिस एंड सिंथेसिस। तो पूरा पैटर्न एनालाइज करना कि वो क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, फिर सिंथेसिस करना, और वहां पे वो ब्रोशर में क्लियर कट मेंशन करते हैं, देयर दे आल्सो चेक द अंडरस्टैंडिंग स्किल्स ऑफ अ स्टूडेंट, जहां पर वो ऐसा डेटा भी देंगे, ऐसा डेटा भी देते हैं जिसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। अभी आपके अंदर इतनी समझ होनी चाहिए कि वो डेटा आप एलिमिनेट करने की अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी रखते हैं कि नहीं रखते। आर यू गेटिंग दिस सर? क्या बोल रहा हूं मैं? सो दिस क्वेश्चन इज सर्टेनली, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं दिस इज लेवल 4, बट दिस विल कम समवेयर अराउंड लेवल 3। दिस इज लेवल 3 क्वेश्चन। ओके, नाउ ये 2 है। अब आगे पढ़ता हूं। एनी नॉन सीरियल इंटरलिविंग ऑफ T1 एंड T2 आर ऑफ कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन लीड्स टू। तो वैसे जो क्वेश्चन अभी तक पूछा जाता था, गौर चाहूंगा आपका, वो क्या था कि वो मैनेज कर रहा है चीजों को, खुद से सेट करके दे रहा है। अब ये वो नहीं बोल रहा, कह रहा मैं कोई भी नॉन सीरियल इंटरलिविंग कर सकता हूं, किसी को पहले किसी को बाद में रन करूंगा। अगर ऐसा मैं करूं तो क्या होगा, पहले देख लो आपस में कुछ कंफ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शन है भी कि नहीं। देखो अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो ये पी पे रीड कर रहा है, ये भाई पी पे राइट कर रहा है, ये सॉलिड वाला कंफ्लिक्ट है, गौर करो। देन यहां पर उल्टा सिमेट्री में T2 जो है वो Q पे रीड कर रहा है और T1 राइट कर रहा है। तो बात तो वैसे यही क्लियर हो जाती है, किसी भी ऑर्डर में स्वैप कर सकते हैं क्या। लीड्स टू अ सीरियलाइजेबल शेड्यूल, a schedule that is not conflict serializable, a conflict serializable schedule, a schedule for which precedence graph cannot be drawn। मैं एक मौका और दे रहा हूं आपको, देखो आंसर कर सकते हो क्या। और डी वाला ऑप्शन तो बड़े कमाल का है। डी ऑप्शन क्या कह रहा है कि सर ये पैटर्न इतना डिफिकल्ट है ये पैटर्न इतना डिफिकल्ट है कि इसके लिए बना ही नहीं सकते, यही तो बोला ये पैटर्न इतना डिफिकल्ट है सर कि इसके लिए बनाया ही नहीं जा सकता प्रेसिडेंस ग्राफ। ऐसी भी कोई अंडरस्टैंडिंग है क्या? हाँ, इसको समझने के बाद एक बार देख लो, फॉलो कर पा रहे हो तो मुझे बताओ। आंसर चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है। वेरी गुड, तो यहां पर आंसर चेंज कर लो भाई, और करेक्ट आंसर है बी। नहीं है सर ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, ऐसा थोड़ी किसी भी ऑर्डर में कॉन्टेक्स्ट स्विच कर लो अगर चीज हैंडल हो जाएगी, नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी सर, कन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शन है, बहुत ध्यान से मैनेज करना पड़ेगा। सो खैर अच्छा किया आपने, दिस वॉज अ ट्रिक क्वेश्चन, बट करेक्ट आंसर विदाउट अ डाउट इज ऑप्शन बी, इज ऑप्शन बी। ठीक है, आई होप सब लोग पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे, फॉलो कर पा रहे, ये कल हमने ट्राई किया। चलो एक ट्राई इधर करो, गेट 2009। अभी मैं थोड़ा सा, ये क्वेश्चन क्या चेक करेगा, ये क्वेश्चन आपका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो चेक करेगा, बट उससे ज्यादा पेशेंस चेक करेगा, आपकी एप्लीकेशन स्किल चेक करेगा।
इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको पहले से सिखाया नहीं गया है, बट पॉइंट ये है सर कि क्या कंफ्यूज हुए बिना उस स्किल को आप बार 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 अप्लाई करने की कैपेसिटी रखते हैं कि नहीं रखते, ये है सवाल। अप्रिशिएट अगर कुछ बच्चे पहले से सॉल्व करके आए, विल बी वेरी गुड। एक क्वेश्चन, एक कमेंट किसी बच्चे ने किया था ना, बीच में स्किप हो गया। सर आई एम एन अकेडमी प्लस स्टूडेंट जस्ट टू टेक सब्सक्रिप्शन 4 days अगो, नोट्स कहाँ मिलेगा? बेटा अगर देवेश पूछ रहे, देवेश आर यू देयर? बेटा इफ यू आर ऑलरेडी अ प्लस स्टूडेंट तो आप इधर उधर मत घूमो। वैसे जो लोग प्लस नहीं भी है, दे कैन फिगर इट आउट ऑन कम्युनिटी पोस्ट। आप तो कोर्स में जाओ, देर यू कैन इन माई डीबीएमएस कोर्स जिसका रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा, वहां पर जहां पे जाके आप रिकॉर्डिंग देखते हो वहीं पे 3 डॉट्स आपको नजर आएंगे, देर यू कैन गो एंड डाउनलोड। वहां से डाउनलोड हो जाएगा उस क्लास का पीडीएफ, नो प्रॉब्लम। आपकी और हमारी, हाँ आपकी और हमारी तो अभी लंबा साथ चलेगा देवेश। इसी तरह बेटा डेडिकेटेड रह के काम करते रहना है, फॉलो करना है। प्रशांत प्रशांत 554 is saying A, कोडिंग जेनी is saying C। ऐसा क्यों कर रहे हो यार, प्लीज भाई प्लीज ऐसा मत करो ना। दिस क्वेश्चन विल, हाय एबी डिविलियर्स, किसी की नजर ना लग जाए। आज कहां चुप के बैठे थे तुम, अब कमेंट किया तुमने? हाँ मजा लेते रहो भाई। मिश्रा जी 100% इट इज फाइन सर। सी एस आई टी, इट इज ऑल अबाउट लॉजिक। सभी का स्वागत है। चलिए ठीक है, मेरे ख्याल से सफिशिएंट टाइम मैंने दिया है और काफी सारा कंफ्यूजन भी हुआ। पॉलिटेक्निक जीएस सुदर्शन कह रहा है मेरे को तो सब लग रहा है, समझ नहीं आ रहा। चलिए मैं अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता हूं, अभी भी लड़ाई है, देखते हैं। चलिए मैं अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता हूं और सबसे पहले ये लीजिए टेबल आपके सामने लेके हाजिर होता हूं सर। नाउ शेड्यूल भले ही 4 है बट अपने आप में कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, बिकॉज 2-2 ट्रांजैक्शन ही है हर किसी में, तो इतनी कोई बड़ा कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए सर। सो देयर यू सी आई हैव 2 ट्रांजैक्शंस 1 and 2। यहां से भी आगे बढ़ते हैं एंड देयर यू सी रीड ए। कोई ए पे ऑपरेशन है क्या? नहीं। राइट है, ए पे ऑपरेशन है क्या? हाँ बिल्कुल है। सो देयर विल बी अ डायरेक्टेड एज अ डिपेंडेंसी सर फ्रॉम T2 to T1। गौर कर पा रहे? आगे बढ़िए। इधर बी पे ऑलरेडी डन, ए पे डन, नथिंग न्यू। S1 इज कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। विच ऑफ द अबव आर कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल? तो भैया S1 तो कम से कम है, तो जो मेरे बच्चे डी कह रहे थे, आई एम सॉरी सर बट बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। ये तो नजर आ गया। कहां बनी साइकिल? कोई बना पा रहा है क्या साइकिल? मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा? सो आई डोंट थिंक यह साइकिल बन रही है।
S1 is not conflict serializable. Oh, sorry. S1 is conflict serializable. S1 don't contain a cycle. Now let me go to S2. Again, दो वर्टेक्स बना लेता हूं. Read A, but कोई clash नहीं. Now you see read A and this write A. So there is a clear-cut dependency from T2 to T1. गौर करिए. There's a dependency from T2 to T1, and then from write to write, there's a dependency also, sir, this time from 1 to 2. There's also a dependency from 1 to 2. So without a doubt or confusion, ये साइकिल है और साइकिल है तो S2 conflict serializable नहीं है. So thereby ऑप्शन बी ऑल्सो गॉट एलिमिनेटेड. एक टॉपिक सीखने के बाद उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो उस आइडिया को कंसोलिडेट कर रहे हैं. अभी जो लोग भी गड़बड़ कुछ भी किया, कोई दिक्कत नहीं है. मैं कह रहा हूं डोंट फील अंडर कॉन्फिडेंट, लेकिन हाँ, गलती को सुधारोगे तो जब गलती समझ आए तो ऐसा भी नहीं उसको इग्नोर कर दिया आपने. उसको समझो और सोचो कि क्या गलत कर रहे थे आप. यस, तब उसे खत्म करो. आगे बढ़ता हूं. 3 वाला चेक करें. वैसे ऑप्शंस के हिसाब से देखेंगे, हाँ, तो 3 चेक करने की जरूरत नहीं है. सौरभ बिल्कुल सही बोल रहे हो, सौरभ कुमार. हाँ, बट स्टिल हम तो सीख भी रहे हैं, तो बात क्वेश्चन की नहीं, अंडरस्टैंडिंग भी कर लेते हैं ट्राई. सो ये तो मुहूर्त में दिक्कत आ गई सर. रीड ए टू राइट ए क्लियर कट डिपेंडेंसी है. सो 2 से 1 पे कैच आपको नजर आ रही होगी. एंड देन राइट बी टू राइट बी 1 से 2 पे भी एक एज है. सो 110% देयर इज अ प्रॉब्लम. और प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना पड़ेगा सर. और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है कि ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं. हालांकि उसकी जरूरत भी नहीं थी. सवाल यह है कि आंसर सिर्फ S1 है या S1 S4 है. आखिरी कोशिश कर रहा हूं आपके सामने. आई थिंक उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी होगा. एक आखिरी कोशिश करना है. क्या ए और सी में क्या आंसर करोगे? अभी तो काफी लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ ए ही सही आंसर. आई थिंक काफी लोग बोल रहे हैं. चलो, स्टिल दिस रीड ए, कोई रीड ए नहीं, राइट ए नजर नहीं आया. ये सब दोनों ही एक साथ मुझे नजर आ गए. सो T2 से T1 पे एज है. रीड बी टू राइट बी लाइक दिस. एंड देन T1 से T2 पर भी एज है. राइट बी टू राइट बी और राइट बी टू रीड बी. इन दोनों जगह देयर इज अ साइकिल सर. दिस इज ऑल्सो नॉट वर्किंग. देयरबाय ओनली ए इज द करेक्ट आंसर. अब बताओ, ये क्वेश्चन आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को चेक कर रहा है, आपके पेशेंस को चेक कर रहा है. सर लॉजिक सिखाने में समय नहीं लगता. प्लीज धीरे धीरे सीखोगे आप. लॉजिक सीखना तो आसान है. पॉइंट ये है उस लॉजिक को पेशेंस के साथ एग्जाम में अप्लाई करने की हिम्मत रखते हो कि नहीं रखते. मैं यही सिखा रहा हूं. या जिनमें पेशेंस नहीं था तीसरी क्लास में रुक गए क्या? फ्री क्लास छोड़ दो, मैं घर पे आके पढ़ाने लगूं तब नहीं पढ़ोगे भाई. तो सोचना आसान है सर, करने के लिए तो हिम्मत चाहिए. पढ़ना आसान काम होता तो दुनिया में हर कोई पढ़ नहीं लेता. बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत डेडिकेशन चाहिए. दिमाग पे कंट्रोल करना, अपनी इंद्रियों पे काबू करना, वहां बैठ के पढ़ना. टेबल मेकिंग टाइम कंज्यूमिंग. इज देयर एनी शॉर्टकट? द पॉइंट इज सर यू हैव टाइम. क्यों बचाना चाह रहे हैं आप? मैं वही समझा रहा हूं. ये 2 नंबर का वो क्वेश्चन है जहां समय नहीं देखना आपको. 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट लीजिए ना, दिक्कत नहीं है. सिली मिस्टेक करके यहां अगर नेगेटिव नंबर खा के आ गए तो फिर क्या कीजिएगा बताइए? इस पे नेगेटिव नहीं खाना है, इस पे काम करना है. मन नहीं मान रहा मेरा, चलो
शेड्यूल दो ही हैं बट बड़े बड़े हैं। एक और मौका दे रहा हूं, दोबारा बोल रहा हूं, देयर इज नथिंग न्यू हियर सर, कोई नई बात नहीं पूछ रहा हूं आपसे, बस पेशेंस के साथ उस लॉजिक की एप्लीकेशन देखना चाह रहा हूं। करो ट्राई। हाँ सर, करेक्ट आंसर। ओके, बाकी लोग देखिए। वेरी गुड। मैं बोल रहा हूं टाइम लो, टाइम की प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होगी जब टाइम बचाने के लिए आपको इसलिए मिस्टेक करेंगे, यहां एक शब्द भी इधर का इधर हो, आप जानते हो पूरा गेम चेंज हो जाएगा सर। सर बताइए। आई थिंक आई हैव गिवन सफिशिएंट टाइम
कि अगर मन लगा के ध्यान से पूरी बात ऑब्जर्व करके आप ट्राई करें तो बात समझ आ जाए। कोशिश करूं। डीबीएमएस इज अ कंसेप्चुअल सब्जेक्ट। सर पूरी लाइफ ही कंसेप्चुअल है, बताओ नहीं है क्या? पूरी लाइफ कंसेप्चुअल है। चलिए शुरू करता हूं। सो अगेन अपनी पावर्स का यूज करके ये लीजिए, दो गर्मा गर्म टेबल आपके लिए बना के तैयार। एंड आई नो दैट आपका एक डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम टेबल बनाने में जा रहा होगा, बट वो जरूरी है। टेबल नहीं बनाओगे तो मामला हाथ में नहीं आएगा। टेबल तो बनाना है। ए आंसर है। चलो देखता हूं। सो लेट मी स्टार्ट विद द शेड्यूल S1 एंड लेट मी हैव 3 वर्टिसेस 1 2 3। एक एक करके शुरू करते हैं सर। Now starting with this T1, there you have read x. Now this is read x, 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 x. x पे भाइयों ने दोनों में से किसी ने काम ही नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। Then you see read y, y पे किसी ने राइट ऑपरेशन किया है क्या? नहीं, राइट तो नहीं किया। x पे राइट किया है क्या? हाँ, x पे राइट किया है। तो T3 से T1 पे ये पहली डिपेंडेंसी मुझे नजर आई। दे यू सी रीड राइट। ओके, देन यहां पे देखिए राइट से रीड वाई राइट वाई। सो T2 से T3 दिस इज ऑल्सो देयर सर। रीड वाई राइट वाई। Z पे आप देखेंगे तो रीड Z राइट Z। सो देयर यू सी साइकिल बन गई क्या? अरे लग तो रहा है साइकिल है। नहीं, नहीं है भाई, बिकॉज सिर्फ ऐसे देखने से नहीं होगा, जिसका डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा। ओके, देन ये Z हो गया, खत्म हो गया। Z से 2 से 1 पे ऑलरेडी है। सो देयर यू सी देयर इज नो साइकिल सर। इट लुक लाइक्स अ साइकिल बट देयर इज नो साइकिल। एंड एज देयर इज नो साइकिल तो मानना पड़ेगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है। तो अगर कोई ऑप्शन S1 को कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल मानने से मना कर रहा है, उसको बाहर कर दें। यस। अब S2 की बात कर लेते हैं। S2 की, लेट्स टॉक अबाउट S2। यहां पर मेरे पास 1 है, 2 है, 3 है। चलिए इस पे कोशिश करता हूं आपके साथ। सो रीड एक्स इज देयर, एक्स 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 पे कोई राइट नहीं। y इज देयर, y पे कोई राइट जी नहीं, काफी मिलते जुलते से है। देन रीड y है और y पे यहां पर राइट मुझे मिल गया। तो T2 से T3 पर एक डायरेक्टेड एज बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देन यू हैव रीड y एंड देन यू हैव राइट y। सो T3 से T1, T3 से T1, रीड y राइट y। नाउ रीड z T1 से T2। नजर आ रहा है ना? और इस बार ऐसा नहीं है कि इट लुक लाइक्स अ साइकिल। इस बार ऐसा नहीं है कि इट लुक लाइक्स अ साइकिल, इट इज साइकिल सर। इसका मतलब S2 कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है एंड देयर बाय ए इज द करेक्ट आंसर। देयर बाय ए इज द करेक्ट आंसर। वो अब बताइए, कुछ बात भेजे के अंदर जा रही है क्या? हाँ, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी के पूरे आइडिया को, पूरी अंडरस्टैंडिंग को 1 बाय 1 सब लोग फॉलो कर पा रहे? किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए सर। क्लियर है सभी को? सर अभी YouTube ने रिकमेंड किया, ये क्या चल रहा है? और ये YouTube ने रिकमेंड किया, अच्छा काम किया YouTube ने। YouTube को मेरा आशीर्वाद। फ्री क्लास चल रही है सर, अब आप देख पा रहे तो फ्री है ना? ठीक है। मुझे लगता है नाउ वी आर रेडी, मुझे लगता है नाउ वी आर रेडी टू गो एंड स्टडी द आइडिया ऑफ व्यू सीरियलाइजेबिलिटी। आगे बढ़ता हूं अब।
ठीक है सर, पूरी कोशिश। दो चार और क्वेश्चन पेंडिंग है बट कर लोगे मेरे ख्याल से आप। कुछ नई बात सिखाता हूं आपको। कर लोगे, ये भी कर लोगे। 2022 यहां आ जाते हैं। नाउ लुक एट व्यू सिरियलाइजेबल। दो तीन बात पहले बता दूं जल्दी से, जल्दी से दो तीन बात बताता हूं। और व्यू सिरियलाइजेबिलिटी जल्दी से कोई सिखाने वाला मिलेगा नहीं आपको। मेंटली अगर एक बार रेडी है और व्यू सिरियलाइजेबिलिटी सीखना चाहते हैं, एक बार कमेंट करके बता दो जल्दी से, यस यस यस, कमान कमान, वरना मान लूंगा कि थक गए, मान लूंगा क्या क्लास एंड ही कर दूंगा फिर। अगर सीखना है तो बोलो, डिटेल में सिखा के जाऊंगा। पक्की बात है। अच्छा, दोनों चैनल पे जो गेट एकेडमी वाले हैं, विनय, जीपी पाइथन, आयुष, वेरी गुड। ठीक है, बहुत बहुत प्यार। अब आपको समझाता हूं, देखो ध्यान से पूरी कहानी याद करना। जब हम बात करते हैं सीरियलाइजेबिलिटी की, तो पॉइंट सीरियलाइजेबिलिटी का नहीं है। पॉइंट ये है कि अगर कोई शेड्यूल नॉन सीरियल है, मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर कोई शेड्यूल नॉन सीरियल है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो कंसिस्टेंट होगा, हां के ना। सोचते रहो, जो जो बोल रहा हूं सोचते रहो, उस पर बहस करते रहो, फिर मुझे बताओ। है कि मैंने आपको बताया था ना, फैंटम रीड, नॉन रिपीटेबल रीड, डर्टी रीड, लॉस्ट अपडेट, अलग अलग तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो अगर कोई शेड्यूल नॉन सीरियल है, सीरियल नहीं है, तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि उसमें प्रॉब्लम हो। कॉन्करेंसी का इश्यू है, कल लंबी बहस की है इस पे हमने, याद करो। कॉन्करेंसी चाहिए तब तो ये सब कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर कोई शेड्यूल नॉन सीरियल है तो मैं उसको सिस्टम पे एग्जीक्यूट करने का रिस्क तो नहीं लूंगा जब तक कि मैं श्योर ना हो जाऊं कि वो मेरे डेटाबेस की कंसिस्टेंसी को वायलेट नहीं करेगा। बताओ हाँ कि ना। अगर कोई शेड्यूल नॉन सीरियल है, मैं उसको डेटाबेस पर रन नहीं करूंगा जब तक मैं इंश्योर हो जाऊं कि वो मेरी कंसिस्टेंसी को वायलेट नहीं करेगा। ये बात समझ आती है क्या? आती है ना? ठीक है, अब ये करने का हमने एक तरीका क्या निकाला था, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, कि हम एक नॉन सीरियल शेड्यूल लेते हैं, वहां पे नॉन कन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शन स्वैप करना शुरू करते हैं, और क्योंकि हम वो नॉन कन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शन स्वैप कर पा रहे हैं तो हम पक्का श्योर हो गए कि अब क्योंकि वो सीरियल बन गया तो कंसिस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरा सवाल आपसे ये है, अगर कोई शेड्यूल में मैं नॉन कन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शन स्वैप करके मैं उस शेड्यूल को सीरियल नहीं बना पा रहा, तो क्या इस बात का यह मतलब है क्या कि शेड्यूल इनकंसिस्टेंट है? बताओ, ध्यान से सोचना मेरी बात। अगर मैं किसी शेड्यूल को नॉन कन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शन स्वैप करके सीरियल नहीं बना पाया, तो इसका यह मतलब है कि वो इनकंसिस्टेंट है? ऐसा तो नहीं है सर। ये तो वही बात हो गई, सोचिए गेट के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सरकार को चाहिए कि लोग बहुत ज्यादा हैं, कॉलेजेस अच्छे, कॉलेज अच्छी सीट्स बहुत कम है, तो जो आदमी रियली कैलिबर रखता हो, जो एफर्ट करना जानता हो, जिसके अंदर पेशेंस हो, जो इधर उधर की भौकाली ना पेलता हो, वही कॉलेज तक पहुंचे। तो एक पेपर रख दिया। अब जो पेपर पास कर रहा है, अच्छे नंबर लेके आ रहा है, आईआईटी में पहुंच रहा है, एनआईटीज में पहुंच रहा है, ट्रिपल आईटीज में पहुंच रहा है, क्या वो बच्चा काबिल है? क्या वो बच्चा टैलेंटेड है? क्या वो बच्चा डिजर्व करता है? हाँ करता है। लेकिन अगर वो पेपर आप पास नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या इसका मतलब आप मूर्ख हैं? इसका मतलब आप अनटैलेंटेड है? इसका मतलब आप डिजर्व नहीं करते? मुझे बताओ, अगर ये पेपर आप पास नहीं कर पाए तो क्या आप टैलेंटेड नहीं है सर? कमेंट करके बताओ जल्दी से, ये मामला सीरियस हो रहा है बहुत। अगर आप पेपर पास नहीं कर पा रहे हैं तो ये प्रॉब्लम है क्या? बहुत लोग लिख रहे हैं नो नो नो, आप इसे अपने ऊपर क्यों ले रहे हो बे? हाँ, एबी, उत्सव, आदित्य, अपने हाथ की बात थोड़ी कर रहा हूं।
खैर, हाँ, लेकिन बात ठीक है भाई, आपका नंबर नहीं आया क्योंकि हो सकता है आप पढ़े ही ना हो। नहीं, 12th क्लास में आप और मैं, हम दोनों आईआईटी नहीं पहुंचे थे। मैं पहुंचा था क्या? नहीं। आप पहुंचे क्या? नहीं। क्यों नहीं पहुंचे? हम मूर्ख हैं, हम पढ़े नहीं। दैट इज इट। और ये बात, ये मैं आपको बड़ा फंडामेंटल ट्रूथ बता रहा हूं, सर लोग बताएंगे नहीं, अरे भैया पढ़ोगे तो हो जाएगा, नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा। बस इतनी सी बात है। आप नहीं पढ़े थे, आपका नहीं हुआ, जो पढ़ा उसका हो गया। अब पढ़ोगे तो अब हो जाएगा, कोई अब नहीं पढ़ेगा अब नहीं होगा। इतनी सी बात है। तब दोबारा समझिए, मैं सिर्फ अब ये बोल रहा हूं कि अगर कोई शेड्यूल कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है तो भी वो शेड्यूल कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल हो सकता है। देयर इज अ वीकर फॉर्म ऑफ कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी नोन एज व्यू सीरियलाइजेबिलिटी। तो वो क्या बोल रहा हूं, देयर इज अ वीकर फॉर्म ऑफ सीरियलाइजेबिलिटी, क्या नाम है सर उसका, उस फॉर्म का, नोन एज व्यू सीरियलाइजेबिलिटी। लेकिन अब मैं आपको एक खतरनाक टॉपिक से रूबरू करा रहा हूं, इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, तो मुझे प्रिकॉशंस क्या लेनी है वो भी आपको बताना है। ये फाइंड करना कि कोई शेड्यूल व्यू सीरियलाइजेबल है कि नहीं, ये अपने आप में एक एनपीसी प्रॉब्लम है सर, एनपी कंप्लीट। किसी को पता है एनपीसी प्रॉब्लम क्या होती है? ये फाइंड करना कि कोई शेड्यूल अपने आप में व्यू सीरियलाइजेबल है कि नहीं, ये एक एनपीसी प्रॉब्लम है सर, इट इज एनपीसी प्रॉब्लम। आसान भाषा में बोलूं तो आसान के मुश्किल, एनपीसी प्रॉब्लम है। आसान भाषा में बोलूं तो सर बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। तो मैं पहले ही बता दूं आपको कि ये आइडिया थ्योरेटिकली तो हम पढ़ रहे हैं, बट प्रैक्टिकली किसी इंपॉर्टेंस का है ना। नोबडी इज गोइंग टू स्पेंड सो मच टाइम, कोई इतना समय लगा के ये पता नहीं करने वाला कि व्यू सीरियलाइजेबल है कि नहीं, क्योंकि व्यू सीरियलाइजेबल एनपीसी प्रॉब्लम, एनपीसी मतलब वन ऑफ द टफेस्ट प्रॉब्लम विच आर सॉल्वेबल। वो प्रॉब्लम जो सॉल्व हो, क्योंकि इससे भी ज्यादा मुश्किल होगा तो फिर प्रॉब्लम इतनी मुश्किल होगी दैट इट काइंड ऑफ बिकम अनसॉल्वेबल। दे आर, कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी में हम पढ़ेंगे टीओसी के अंदर, दे आर टफेस्ट प्रॉब्लम इन कंप्यूटर साइंस, एनपीसी प्रॉब्लम, एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम। यस, ठीक है। तो ये आसान बात नहीं। एक और बात, क्या ये भी अपने आप में पूरा एग्जॉस्टिव कवरेज कर रहा है? अगर कोई शेड्यूल व्यू सीरियलाइजेबल नहीं है, अगर कोई शेड्यूल व्यू सीरियलाइजेबल नहीं है तो इसका मतलब वो इनकंसिस्टेंट है। बोलो नहीं, मैं फिर भी नहीं कह रहा। तो ये सब फिल्टर की तरह काम कर रहे हैं। हमें कंसिस्टेंट शेड्यूल चाहिए, वो ढूंढने का कोई आसान डायरेक्ट तरीका है नहीं हमारे पास। तो एक तरीका है कि मैं पहले कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी ढूंढ लूं, उससे भी काम ना चले तो मैं व्यू सीरियलाइजेबिलिटी सर्च कर लूं, लाइक दिस। ये लॉजिक है सर। बात समझ आती है क्या? बोलो यस। वेरी गुड, वेरी गुड। सो नाउ टेकिंग दिस आइडिया, पहले तो मुझे एक बात बताओ, इट इज, कैन आई से conflict serializability means like you are living in Delhi and view means like you are living in India? हाँ के ना? तो अगर आप दिल्ली में हैं तो आप इंडिया में भी, ये सबसेट है ना, ग्राफ में नजर आ रहा है। मुझे बताओ। अभी कई बार बताऊंगा, डोंट वरी। अभी तो मैंने आइडिया इंट्रोड्यूस किया है। तो लॉजिक ये है कि अगर कोई शेड्यूल कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है तो क्या वो व्यू सीरियलाइजेबल भी है? हाँ। अगर कोई शेड्यूल व्यू सीरियलाइजेबल है, वो कन्फ्लिक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हाँ, तो मैं एक बार पूरा पैटर्न फिर से रिपीट कर रहा हूं, गौर करिए। पैटर्न ये है सर, आइडिया ये है कि हमें ये पता लगाना है कि कौन से नॉन सीरियल शेड्यूल कंसिस्टेंट है। हमें पता लगाना है कि कौन से नॉन सीरियल शेड्यूल कंसिस्टेंट है। वो पता लगाने का सबसे आसान तरीका है कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी। लेकिन मैं बोल रहा हूं अगर कोई शेड्यूल कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो इनकंसिस्टेंट है। एक वीकर फॉर्म भी एग्जिस्ट करती है विच इज व्यू सीरियलाइजेबल। आप वहां से भी प्रूव कर सकते हैं अपने आप को। इट्स लाइक दिस। इवन मैं ये भी बोल रहा हूं, ये भी एग्जॉस्टिव नहीं है। अगर आप व्यू सीरियलाइजेबल नहीं है तो भी ऐसा हो सकता है कि आप कंसिस्टेंट हो, बट फिर पॉइंट वही है कि हम उस आइडेंटिफाई
नहीं कर पाएंगे। इसमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपको समझा रहा हूं कि अगर कोई शेड्यूल व्यू सीरियलाइजेबल है कि नहीं, ये पता लगाना कैसी प्रॉब्लम है। कोई शेड्यूल व्यू सीरियलाइजेबल है कि नहीं, ये पता लगाना कैसी प्रॉब्लम है। इट इज एनपीसी प्रॉब्लम, ये एक एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम है। यस, आप समझिए आइडिया क्या है और आपको कैसे काम करना है। भाई अल्टीमेटली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन यही बनेगा ना कि एक शेड्यूल हमारे पास है और हमें बताना है कि वो व्यू सीरियलाइजेबल है कि नहीं। तो मैं 1 मिनट रुकता हूं, विल गिव यू टाइम ऑफ 1 मिनट, क्योंकि कंसेप्चुअल टॉपिक की तरफ अभी हम आगे बढ़ रहे हैं और चाहूंगा कि जरा ये ट्री आप स्टडी करो। वेरी गुड, गिव यू टाइम, एनालाइज करो ध्यान से और ये ट्री जरा आप स्टडी करो और मुझे बताओ आपको क्या समझ आ रहा है। ब्लाइंड राइट क्या है, कल की क्लास में बताया था, याद करो। ऑलरेडी इस पर डिस्कशन हम कर चुके हैं। अगर कोई ट्रांजैक्शन बिना किसी डेटा को पढ़े, वेरी गुड, विदाउट रीड, अगर कोई राइट ऑपरेशन ट्राई करे, दैट काइंड ऑफ राइट इज नोन एज ब्लाइंड राइट। यहां पे मैं आपको एक ट्रिक सिखाने वाला हूं। वो ट्रिक काम कैसे करती है ये तो आपको समय के साथ पता लगेगा, बट करती है कि नहीं मैं आपको भी बता रहा हूं। तो अगर कोई आपसे पूछे ना कि व्यू सीरियलाइजेबल है कि नहीं, तब भी स्टेप नंबर 1 पे आपको कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी ही चेक करना है। और बात बताऊं तो पूरी बता दो, ये तो आपने ऑलरेडी देख लिया। द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग वेदर अ शेड्यूल इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल और नॉट is actually reduced to a problem of finding a cycle in a graph or not, हाँ के ना। so conflict serializability फाइंड करने की कॉस्ट जो है ना, वो है सिर्फ ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, जो कि एक्चुअली बहुत कम है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जैसा आपको समझा रहा हूं, दैट ऑन व्यू सीरियलाइजेबिलिटी कॉस्ट इज एनपीसी, जो कि बहुत ज्यादा है। हाँ, तो हमें कोशिश करनी है कि कॉम्प्लेक्स चीज से बचे। तो पहले आप कन्फ्लिक्ट चेक करो, अगर वो कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है तो फिर व्यू भी होगा, बात खत्म हो गई। ये आसान तरीका नहीं हुआ। आप मत चेक करो ना, जब तक पॉसिबल है मुझे व्यू सीरियलाइजेबिलिटी चेक करना है या व्यू सीरियलाइजेबिलिटी चेक करने से बचना है। गौर करो, नोट करो इस बात को। जब तक पॉसिबल है मुझे व्यू सीरियलाइजेबिलिटी चेक करने से बचना है। सर कैसे हुआ, मैं इसका प्रूफ नहीं कर रहा, ये एल्गोरिथम की प्रॉब्लम है, लेकिन मैं बस ये बोल रहा हूं कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी जब हमने फाइंड किया, इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो बेसिकली तो बाद में यही प्रॉब्लम बची थी ना कि प्रेसिडेंस ग्राफ के अंदर साइकिल है कि नहीं, यही बचा था। और मैं आपको ये बोल रहा हूं, द प्रॉब्लम ऑफ आइडेंटिफाइंग वेदर देयर इज अ साइकिल और नॉट इन अ डायरेक्टेड ग्राफ, दिस प्रॉब्लम इज, और दिस प्रॉब्लम हैव अ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ये बोल रहा हूं मैं। सो एक्चुअली टू फाइंड वेदर कोई शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है कि नहीं, ये एन स्क्वायर कॉस्ट की प्रॉब्लम है, जबकि व्यू सीरियलाइजेबिलिटी बहुत महंगा है। सो दिस इज अ बेटर पाथ। लेकिन मुश्किल कब हो जाएगी कि अगर कोई शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं हो, है ना, यानी कि आपकी किस्मत थोड़ी खराब चल रही है। बट अभी भी एक मौका यहां पर है। क्या मौका है आपको समझाता हूं। अगर कोई शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है, लेकिन
अगर उसमें ब्लाइंड राइट भी नहीं है तो ये हमें पहले से पता है कि वो व्यू सीरियलाइजेबल नहीं हो सकता। अब ये एक ट्रिक है, मैं ऐसा नहीं आपको रटा रहा हूं, मैं ये ट्रिक क्यों काम करती है, कैसे काम करती है, अगले चैप्टर में आपको समझाऊंगा, बट अभी नहीं समझा सकता, अभी वो लॉजिक हमने सीखा नहीं। लेकिन एक ट्रिक है, तो आपको क्या देखना है, अगर कोई शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है, मेरी पूरी बात देखना क्या बोल रहा हूं, अगर कोई शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है, हाँ, लेकिन लेकिन वो ब्लाइंड राइट भी नहीं रखता, तो वो व्यू सीरियलाइजेबल नहीं होगा, आपको चेक नहीं करना, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर प्रॉब्लम कहां आएगी सर, प्रॉब्लम आएगी सबके साथ, यानी कि अगर शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है और उसके अंदर ब्लाइंड राइट भी है, अब एक पॉसिबिलिटी है कि वो व्यू सीरियलाइजेबल हो सकता है। मैं नहीं चाहता कि जहां पर चेक करने की जरूरत ही ना हो वहां पर भी आप चेक करें, बस इतना सा अंडरस्टैंडिंग है। तो जब तक पॉसिबल है, क्योंकि मैं बार बार याद दिला रहा हूं, व्यू सीरियलाइजेबिलिटी चेक करना आसान काम है कि मुश्किल काम है, व्यू सीरियलाइजेबिलिटी चेक करना मुश्किल काम है। तो जब तक पॉसिबल है व्यू सीरियलाइजेबिलिटी चेक करना है कि चेक करने से बचना है, जब तक पॉसिबल है व्यू सीरियलाइजेबिलिटी चेक करने से बचना है। अब कब तक बचाऊंगा आपको, तो चलिए एक कोशिश करता हूं ये समझाने की कि दो शेड्यूल, ध्यान से देखिएगा, जब वही जो कन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट वाली अंडरस्टैंडिंग थी, दो शेड्यूल आपस में व्यू इक्विवेलेंट कब कहलाते हैं, मैं क्या दिखा रहा हूं आपको, दो शेड्यूल आपस में व्यू इक्विवेलेंट कब कहलाते हैं, और अगर दो शेड्यूल आपस में व्यू इक्विवेलेंट है, हाँ, तो फिर वो व्यू सीरियलाइजेबल भी होंगे, अगर उसमें एक सीरियल है तो। कैसे, गौर करिए। स्टेप नंबर 1, वैसे तो आप चाहो तो पढ़ के देख लो एक मिनट, आपके मन को तसल्ली मिलेगी और आपको समझ आएगा कि गेट वाले भी इस टॉपिक से क्यों बचते हैं। भाई आमतौर पे यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा ना, ऐसी क्या प्रॉब्लम है भाई, क्या ये इतना मुश्किल है, या उनको भी पता है कि बच्चा 2-3 मिनट के अंदर ये पूरा क्वेश्चन पढ़ के समझ के सॉल्व कर ले, इस बात के चांसेस थोड़े कम है। भी इसको अवॉइड कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। अब ये क्या कह रहा है, स्टेप नंबर 1, दोनों शेड्यूल के अंदर, इसका नाम मैं रख देता हूं, लेट मी से एस, इसका नाम रख देता हूं एस डैश। तो दोनों के अंदर हर डेटा आइटम पे जो ट्रांजैक्शन पहली बार रीड करेगा, दूसरे के अंदर भी वही ट्रांजैक्शन पहली बार रीड करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखिए शेड्यूल एस में पहली बार रीड ए पर T1 ने किया और शायद बी पर भी T1 ने ही किया। यहां देखिए यहां पर भी पहली बार रीड दोनों में दोनों डेटा आइटम पे ए और बी पे दोनों ने T1 ने ही किया। तो पहला कंडीशन है दोनों के अंदर कॉरस्पॉन्डिंग इनिशियल रीड चेक करना है, ये पहला कंडीशन है, दोनों के अंदर कॉरस्पॉन्डिंग इनिशियल रीड चेक करना है। नाउ लेट मी डिस्कस कंडीशन 2। व्हाट इज कंडीशन 2? इनिशियल रीड के अलावा फाइनल राइट देखना, फाइनल राइट। तो मैं काम कर रहा हूं, मैं कंडीशन 2 नहीं, मैं पहले कंडीशन 3 दिखा रहा हूं। आई एम आस्किंग फॉर फाइनल राइट। तो यहां पर देखो और मुझे बताओ कौन सा ट्रांजैक्शन आखिरी बार राइट कर रहा है। तो आप देखेंगे दोनों ही डेटा आइटम पे ए और बी पे फाइनल राइट, लास्ट राइट कौन कर रहा है, T2 कर रहा है सर। ऑन बोथ द डेटा आइटम T2 is the one who is performing final write। देखो जरा ऑब्जर्व करो। एंड नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ इट, सबसे आखिरी पार्ट, कॉरस्पॉन्डिंग रीड्स, जिसको हम बोलते हैं डर्टी रीड। यहां पर देखो कितने डर्टी रीड, कौन कौन से कॉरस्पॉन्डिंग रीड है किस सीक्वेंस में हुए। T2 ने जो रीड किया वो T1 का लिखा किया,
और यहां पर भी T2 ने जो रीड किया वो T1 का लिखा किया। यहां पर मैं जब देखता हूं सर ऑन शेड्यूल एस डैश, तो यहां पर भी ऐसा हो रहा है क्या? देखिए T2 ने जो रीड किया वो T1 का लिखा हुआ किया, T2 ने जो रीड किया वो T1 का लिखा हुआ किया। तो यहां पर तीन चीज चेक करनी होती है दो शेड्यूल के बीच में, इनिशियल रीड, फाइनल राइट एंड इंटरमीडिएट रीड्स। अगर ये तीनों कंडीशन मैच कर जाए, तीनों कंडीशन मैच कर जाए तो हम बोलते हैं टू शेड्यूल्स आर व्यू इक्विवेलेंट। टर्मिनोलॉजी पे ध्यान दीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक बात भी इधर से उधर हुई तो बात गड़बड़ हो जाएगी। देन वी से दी शेड्यूल्स आर व्यू इक्विवेलेंट, और क्योंकि एस डैश सीरियल है, एस डैश कौन है? सीरियल, सो वी से दे आर व्यू सीरियलाइजेबल, टू बी प्रिसाइज शेड्यूल एस इज व्यू सीरियलाइजेबल। सो दैट इज एन आइडिया, दैट इज अ लॉजिक कि कैसे व्यू सीरियलाइजेबिलिटी चेक की जाती है। अब आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, हाँ, क्यों लोग ये काम करने से बचते हैं। हालांकि मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया, क्यों? क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे तो एस तो कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, ये बोलो हाँ कि ना? हाँ। और अगर कोई शेड्यूल कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है तो ऑब्वियसली व्यू सीरियलाइजेबल भी होगा। गौर करो इस बात पे, अगर कोई कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है सर तो व्यू तो होगा ही होगा ना। अब मैं एक मौका आपको दे रहा हूं, जरा ये चेक करो और मुझे बताओ ये शेड्यूल क्या है। हाँ सर, बताइए कुछ बात समझ आ रही है क्या? गेटिंग दिस आइडिया? ठीक है, एक एक करके देखते हैं। बहुत अच्छा लिखा आपने। आदित्य ने लिखा नॉट कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर कोई शेड्यूल व्यू सीरियलाइजेबल भी पूछा आपसे जाए तो स्टेप नंबर 1 में क्या चेक करेंगे आप? कन्फ्लिक्ट ही चेक करना था, बिल्कुल सही किया। तो अगर मैं चेक करूं, ध्यान से देखिए, ऑब्वियसली ज्यादा एग्जांपल लूंगा नहीं, तो बात वही लेनी है जो जल्दी से सबको समझ आ जाए, क्योंकि एक ही डेटा आइटम है। यहां देखिए, अच्छा इनका नाम T3, चलो इसका नाम मैं T3 कर देता हूं ना, दैट इज T3, T4 एंड T6, ऐसे ही कर लेते हैं। नाउ दे यू सी रीड एंड राइट, तो T3 का T4 और T6 दोनों पे क्लैश है, इधर भी और इधर भी। एंड दे यू सी बैकवर्ड पार्ट T4 टू T3, यानी कि आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, देयर इज अ साइकिल, एंड इफ देयर इज अ साइकिल देन 100% विदाउट अ डाउट दिस इज नॉट कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। तो ये किस्मत खराब हमारी,
स्टेप नंबर 1 अगर कोई व्यू भी हमसे पूछता है तो जैसा आप जानते हो हम क्या ही चेक करते हैं, कन्फ्लिक्ट। तो स्टेप नंबर 1 ये कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है। यस। नाउ स्टेप नंबर 2 प्लीज अंडरस्टैंड। स्टेप नंबर 2 अगर कन्फ्लिक्ट नहीं निकला तब भी एक मौका है ब्लाइंड राइट। मुझे बताओ क्या यहां पर कोई ट्रांजैक्शन ब्लाइंड राइट कर रहा है क्या? क्योंकि अगर ब्लाइंड राइट नहीं होगा तो भी हम जानते हैं व्यू नहीं हो सकता ना, शॉर्टकट है हमारे पास। बट किस्मत खराब है सर। देयर यू सी, ये दोनों राइट ऑपरेशन जो T4 और T6 ने किए ये ब्लाइंड राइट है क्या बताइए? हाँ ब्लाइंड राइट है। ये दोनों ऑपरेशन गौर करिए जो T4 और T6 कर रहे हैं, क्या वो ब्लाइंड राइट है सर? हाँ वो ब्लाइंड राइट है। ओहो, फिर तो मामला गड़बड़ है, फिर तो मामला गड़बड़ हो गया सर। यानी कि अब ये चांसेस है कि व्यू सीरियलाइजेबल हो। लेकिन अब एक और बात समझाता हूं, कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल में तो आप ग्राफ बना के चेक कर लेते हैं, शॉर्टकट आपके पास है। व्यू में कोई शॉर्टकट है क्या? नहीं। तो व्यू सीरियलाइजेबिलिटी में पता है करना क्या पड़ेगा, समझाता हूं। अगर यहां पर 3 शेड्यूल है ना, T3, T4, T6, तो टोटल कितने सीरियल ऑर्डर पॉसिबल हो सकते हैं? 6। कैसे? या तो पहले T3 हो, फिर 4 हो, फिर 6 हो, या तो 3 6 4 हो, या तो 4 3 6 हो, या तो 4 6 3 हो, या फिर 6 3 4 हो, या तो 6 4 3 हो, लाइक दिस। इस तरह से आपको 6 के 6 शेड्यूल बनाने पड़ेंगे, 6 डिफरेंट सीरियल शेड्यूल। आउट ऑफ दो 6 डिफरेंट सीरियल शेड्यूल, हर किसी को इस शेड्यूल के साथ आपको क्रॉस चेक करके देखना पड़ेगा। हाँ, चेक करके देखना पड़ेगा। और अगर एक में भी तीनों कंडीशन होल्ड करी तो ये मानना पड़ेगा कि हाँ व्यू सीरियलाइजेबल है। मैं समझाना चाह रहा हूं ना, डू यू रियलाइज व्हाई आई वाज सेइंग इट इज एनपीसी? भाई इसलिए ये मुश्किल, मजाक थोड़ी थी, इसलिए ये मुश्किल। तो फिर भी मैं अपनी बची कुछ हिम्मत जुटाता हूं और पहला केस लिखता हूं 3 4 6 वाला। तो यहां पर देखिए पहले 3 कंप्लीट किया, फिर 4 किया, फिर 6 किया। नाउ लेट मी गो 1 बाय 1। कंडीशन नंबर 1 बताओ। अभी एक ही डेटा आइटम है तो आसान है सर। इनिशियल रीड, लुक एट दिस, T3 ने किया। फाइनल राइट दोनों के अंदर ही T6 ने किया। यस। इंटरमीडिएट रीड, अब मजे की बात क्या है, इनिशियल रीड के अलावा यहां पर कोई इंटरमीडिएट रीड है ही नहीं। है क्या? नहीं। तो चेक करने की जरूरत नहीं। इसका मतलब ये दोनों शेड्यूल आपस में व्यू इक्विवेलेंट है, और क्योंकि ये भाई साहब सीरियल है तो इसका मतलब ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको मिल गया ऑफ अ शेड्यूल which is not view serializable, which is not conflict serializable but view serializable। बताइए समझ आ रहा है क्या? Finally we have an example of a schedule which is not conflict serializable but view serializable। अब शायद आपको ये समझ आया होगा कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों आमतौर पे लोग व्यू सीरियलाइजेबिलिटी चेक करने से बचते हैं। मुझे बताइए। ऑब्वियसली दैट इज द रीजन इवन गेट के अंदर भी समटाइम्स दे मे आस्क अ वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन लाइक व्यू सीरियलाइजेबिलिटी का कॉज बताओ, समथिंग लाइक दिस। बट आज तक फ्रॉम लास्ट 20-30 ईयर्स कभी व्यू सीरियलाइजेबिलिटी पे कोई डिटेल में क्वेश्चन पूछा है क्या? आज तक कोई एक ऐसा क्वेश्चन पूछा है जो सच में कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल ना हो, उसके अंदर ब्लाइंड राइट पर व्यू हो और बच्चे से चेक करा ले? नहीं किया भाई ये काम उन्होंने। परेशान थोड़ी करना है, लेकिन हाँ फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि गेम था क्या। यस। मुझे लगता है जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा वैसे वैसे डिस्कशन इंटेंस होता जाएगा, है ना? ये चीज आप मेरी समझ में छोड़ दीजिए सर। कितना पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना, ये काम मैं कई बार कर चुका हूं। मैं आपसे चाहता हूं कि आप रिलीजियसली इस बात को फॉलो करते रहे।
अपनी अंडरस्टैंडिंग को एनहेंस करते रहें, है ना, और क्लास में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि फिर वही बात है, बातें पहलना आसान है सर, ये ऐसा चाहिए वो ऐसा चाहिए ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन रोज बैठ के क्लास लगाना ये तो मुश्किल बात है ना, ये आसान काम थोड़ा ही है, ये मुश्किल काम है। तो बाकी आप और बहुत सारा कंटेंट चेक कर सकते हैं, ये क्यूआर कोड स्कैन करिएगा, मेरी बहुत सारी फ्री क्लासेस मिलेंगी, बाकी तो देखते ही रहे हैं आप। ये शेड्यूल है जो मैं फॉलो कर रहा हूं अनअकैडमी प्लस, बिकॉज यहां पे जो आपसे लाइव इंटरेक्शन कर रहा हूं उसके अलावा डेली मैं 3.5-4 घंटा लाइव क्लासेस लगा रहा हूं। तो 1 बैच इज इन द मॉर्निंग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, 1 बैच इज इन द इवनिंग कंप्यूटर नेटवर्क, दोनों ही शानदार है। और एक हफ्ते के अंदर मैं 2 नए बैचेस स्टार्ट कर रहा हूँ। वन इज ऑफ डीबीएमएस इन द मॉर्निंग 6:30 कॉलेज से पहले, और अनदर वन इज टीओसी थियरी ऑफ कंप्यूटेशन। तो आप चाहें, यहां पर एजेंडा क्या है कि मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा होता हूं इधर, तो अगर आप चाहें इफ यू वांट यू कैन कम हियर, अदरवाइज यहां पर यूट्यूब के माध्यम से भी आप लगातार क्लासेस देख सकते हैं। तो बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत अभिवादन। आपको मेरी प्रोफाइल ऐसे जाके मिलेगी, फॉलो करिएगा। 30,000 से ज्यादा स्टूडेंट फॉलो करते हैं। इधर से आपको कम्युनिटी में जाके नोट्स मिलेगा। फिर भी नोट्स नहीं मिला, मैं एक बार दोबारा बता रहा हूं, फिर भी नोट्स नहीं मिला तो कल फिर मैं इसका दूसरा तरीका ढूंढूंगा, कोई लिंक वगैरह शेयर कर दूंगा आपसे। यस, अनअकैडमी आप डाउनलोड करो, मेरी प्रोफाइल फॉलो करो, वहां पर आपको नोट्स मिलेगा। कम्युनिटी में जाओगे तो मैंने पीडीएफ पूरा अपलोड किया है ऑफ मोर देन अराउंड 300 स्लाइड्स, you'll find it, फिगर इट आउट। चलिए, मैं दिल से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सब आए, आपने समय निकाला, थैंक यू सो मच। बाकी काम करते रहिए। विश यू अगेन ईच एंड एवरीवन वेरी वेरी हैप्पी दशहरा। और हाँ, ये बात मैं बोलना भूल गया यहां पे कि ये जो सब्सक्रिप्शन आप लेंगे, अगर आप लेना चाहते हैं तो फॉर प्लस और आइकॉनिक, सो अभी 4 मंथ का एक स्पेशल सब्सक्रिप्शन भी है, 4 मंथ का, जस्ट टू टारगेट गेट। यू कैन यूज द कोड KGYT, टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। बाकी देखो यही पॉइंट है सर, जिसे पढ़ना है ना वो पढ़ लेगा, जिसे नहीं पढ़ना उसे फ्री मिले कोई मिले, मैं घर आके पढ़ाऊं, मोदी जी पढ़ाए, उसे नहीं पढ़ना, वो बातें पेलेगा, फिर कोई और समस्या निकालेगा। चलिए, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कल मिलता हूं 11 बजे। बाय बाय, बाय बाय सर।